आज मैं आपको कराने वाली हूँ सेकंड चैप्टर, यानी कि जो आपका फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। नाम क्या है? गोलीय दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन। इससे महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पीय प्रश्न है और उसी के साथ साथ जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको मैं कराऊंगी। बहुविकल्पी में जितने सवाल उसमें से टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको कराऊंगी। उसके बाद जितने भी आपके हैं वो अति लघु उत्तरीय ज्यादातर मैं इस वीडियो में फोकस कर रही हूँ। बहुविकल्पीय प्रश्न ज्यादा मैं क्यों नहीं करवा रही, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं सब कुछ करवा चुकी हूँ। वहां से आप जाकर के जो महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक पूरे फिजिक्स का सारा जो इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने कराया हुआ है। बस आपका यही काम है, आपको फटाफट से वीडियो को पढ़ते रहना, ठीक है। कोई समस्या होगी तो आप जरूर से अपना जो डाउट है वो पूछिएगा, ठीक है। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए पहला सवाल आज का हमारा है जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न से हम स्टार्टिंग करेंगे। और बच्चों देखो, अगर आपने इतना जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना, अगर आपने इतना 100% अपने पूरा फोकस देके इसको पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपने जितना भी टारगेट किया होगा अपने एग्जाम में उतना आपका परसेंटेज बन के रहेगा। ये मेरी पूरी गारंटी है। बस आपको 100% अपना फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको नोट करना है, नोट बिल्कुल नहीं करना, मैं पहले ही साफ साफ बोल दूं, क्योंकि आप बार बार नोट करोगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। नोट नहीं करना है। जितने सवाल मैं आपको करवा रही हूँ उस सवालों को आप केवल नोट करिएगा। अगर आपके पास लिखा हुआ है या इनमें से जो सवाल मैं करवा रही हूँ अगर इनमें से आपकी कॉपी में लिखा हुआ या फिर आपके पास बुक है या क्वेश्चन बैंक है तो उन सभी सवालों को आप वहां पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट वहां पे टिक कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ जैसे आप टिक करेंगे 2-3 बार क्वेश्चन बैंक से पढ़िएगा। नहीं मन कर रहा तो वीडियो है ही आपके पास, वीडियो फटाफट से ऑन करो, मैं आपको बोलते चल रही हूँ, आप सुनते चलिए, आप साथ साथ में दोहराते चलिए। बस इतना तो सिंपल है। देखो बच्चों, अगर आपको अच्छा मार्क्स लेके आना है ना, मेरी एक बात मान लो, अच्छे से फोकस होके 2-3 महीने केवल अपनी पढ़ाई से मतलब रखो। किसी सी की कोई बातों को ध्यान मत देना, डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं करना। अब देखो दिवाली बीत चुकी है, अब दिवाली के बाद आपको एकदम लग के पढ़ाई करनी है, अच्छा परसेंटेज लाना है ना इस बार। चलिए फिर शुरू करते हैं। आप सोचोगे मैम कितना लेक्चर देती है ना, जितना भी चीजें मैं आपको समझा रही हूँ ना बहुत बाद में याद आएंगे आपको। चलिए पहला सवाल हल के हमारे सामने है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। हम पढ़ तो रहे हैं गोलीय दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन, लेकिन हमें उसके पहले जानना तो चाहिए ना कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो देखो गोलीय दर्पण क्या होता है या फिर किसे कहते हैं। कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर अगर हम कलई कर दे तो जो हमें दर्पण मिलेगा वो क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। मान लीजिए कांच का खोखला गोला है, ठीक है। ये मान लीजिए ये क्या है? कांच का खोखला गोला है। हमने इसके सतह पर क्या कर दिया? कलई कर दी और इसको काटकर अलग कर दिया। तो जो हमें ये दर्पण प्राप्त हुआ वो क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। समझ गए? पहली डेफिनेशन समझ में आई आपको? चलिए तो आपसे डेफिनेशन जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में 2 नंबर में पूछी जा सकती है, इसलिए मैं आपको सारी करा दे रही हूँ, टेंशन नहीं लेने का। चलो दूसरा सवाल देखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 1 हो चुका। दूसरा है अवतल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने इसको लिखा, इसको क्यों नहीं लिखा? देखिए जो चीजें आसान है आपको समझाना वो मैं नहीं लिखूंगी, जो आसान नहीं है वो मैं लिख के आपके सामने रखूंगी, आपको तुरंत समझा दूंगी, ठीक है। चलो अब गोलीय दर्पण में पूछा जाए। अब देखो हाँ, गोलीय दर्पण जो होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं आपसे ही पूछा गया है। तो अवतल दर्पण क्या होता है? जिसमें ऐसा दर्पण जिसमें जो परावर्तन होता है वो किससे होता है? दबे हुए तल से होता है, ठीक है। ये क्या है? अवतल दर्पण का फिगर है। मान लीजिए यहाँ पे M1 है, यहाँ पे M2 है। तो यहाँ पे जो परावर्तन होगा, मान लीजिए ये क्या है? फोकस। अब यहाँ पे जो परावर्तन होगा वो कहाँ से होगा? इस दबे हुए तल से होगा, यहाँ से इस तल से होगा। तो वो दबे हुआ तल जो होगा, ऐसा दर्पण जिसमें जो परावर्तन होता है वो दबे तल से होता है, वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। लेकिन दूसरे देखिए यही तीसरा सवाल भी आपसे पूछा गया है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब परावर्तन जो होता है वो उभरे हुए तल से होता है, ठीक है। किस तल से? ये उभरा हुआ जो तल है, यहाँ से जब परावर्तन होगा तो क्या कहलाता है? ये उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। जो चीजें फिगर लायक है वो फिगर के साथ साथ मैं आपको बताते चलूंगी। देखो मैं फिगर आपके सामने इसलिए बताती हूँ कि अगर आप मान लीजिए डेफिनेशन भूल जाए तो ये चित्र आपके मन में याद रहेगा, तो आप तुरंत से उसका शब्दों में अपने बना करके उत्तर लिख सकते हो। ऐसे ही प्रिपेयर करना है। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों को सारे आंसर आते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते कुछ आंसर याद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते आंसर तो याद ही करते हैं, साथ साथ में फिगर को भी याद कर लेते हैं। फिगर अगर आपको याद है तो उसका डेफिनेशन बनाना मुश्किल नहीं होता। तो फिगर को भी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए
प्रश्नोत्तर नंबर 4 क्या कह रहा है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है। जैसे मान लीजिए यही दर्पण है, यहाँ पे जब आप जो मैंने न्यूमेरिकल करवाया था, सॉरी जब मैंने डेरिवेशन करवाया था ना अवतल दर्पण के सूत्र का, जिसने भी नहीं देखा देख लीजिएगा जाके, फिजिक्स वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें है। तो यहाँ पे जो हमने जब दर्पण पढ़ रहे थे तो यहाँ पे एक बिंदु बनाया था जिसको हमने पी नाम रखा था, है कि नहीं। तो अब देखो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, जब जो ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है इसी को क्या कहते हैं हम, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आसान है ना, देखो फिगर अच्छे से आता है तो सारी डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाएगी। तो क्या कहा हमने, परावर्तक पृष्ठ जो होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसी को क्या कहते हैं हम, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं दर्पण के ध्रुव को, पी से प्रदर्शित करते हैं। ओके चलिए 4 हो गए। 5वां सवाल देखिए, दर्पण का द्वारक क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जो परावर्तक पृष्ठ है इसका जो व्यास होगा, ठीक है, यही क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। आसान है ना। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को क्या कहते हैं बच्चों, दर्पण का व्यास कहते हैं। ठीक है, अब गोलीय क्यों कहा गया है, क्योंकि अवतल में भी होता है उत्तल में भी होता है, किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही, इसीलिए गोलीय दर्पण कहा गया है। गोलीय दर्पण 2 टाइप का होता है, अवतल और उत्तल। ठीक है, समझ गए। चलो अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं 1 2 3 4 5 6ठा क्वेश्चन, फोकस दूरी की परिभाषा बताइए। अब देखिए फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण का ध्रुव P और दर्पण का केंद्र C, इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है यही क्या कहलाती है बच्चों, फोकस दूरी कहलाती है, जिसको हम किससे लिखते हैं, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब दर्पण का ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्र है ना, ये है मुख्य फोकस, ये है दर्पण का ध्रुव, ये है दर्पण का केंद्र। तो ध्रुव और केंद्र इन दोनों के बीच की जो दूरी कहलाएगी वो क्या होगी, फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखो, वैसे ज्यादातर ऐसे ही लिखा जाता है तो आप ऐसे लिखिएगा। ठीक है, ऐसे। कितना समझ गए, 6 डेफिनेशन आपको समझ में आ गए। एक बार फिर से फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला दर्पण जो है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं बताइए, सोचिए, अभी बताया था ना। क्या होता है, जब किसी कांच के खोखले गोले को हम कांच के खोखले गोले को काट देते हैं और उस पर कलई कर देते हैं तो जो प्राप्त हमें दर्पण मिलता है वो क्या होता है बच्चों, गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, जहाँ से परावर्तन दबे तल से होता है वो हमारा अवतल दर्पण होता है, और जहाँ पे परावर्तन उभरे तल से होता है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। अब इन दर्पणों में 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, मुख्य फोकस, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का केंद्र, फोकस दूरी, ये सब आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा था कि दर्पण का द्वारक क्या होता है। ठीक है, तो दर्पण का जो है कोई किसी भी गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसी के जो व्यास होता है वही कहलाता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी क्या होती है, किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव और केंद्र दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, जिसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए फोकस दूरी और त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, लेकिन उससे पहले बता दूं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, f बराबर r/2। ये जो सवाल है ये बहुत बार पूछा गया और आपसे भी लिख के ले लो, 100% पूछा जाएगा। अब देखो जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है ना। अगर यहाँ से r की वैल्यू पूछी जाए तो कैसे करोगे, यहाँ पे 1 मान लो, त्रिज्या गुणा कर दो, 2f हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर सवाल में आपको फोकस दूरी की कुछ वैल्यू दे रखी है तो आपसे पूछा जाए त्रिज्या, तो सूत्र लगा लोगे, सूत्र अगर याद रहेगा तो लगा लोगे, f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो अगर r की वैल्यू पूछे, मान लीजिए चलो लगा ही लेते सवाल, f की वैल्यू मान लीजिए दे रखा है क्या, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे पूछा है वक्रता त्रिज्या बताइए, तो सूत्र क्या होता है, f बराबर r/2। तो क्या करेंगे, f क्या है 10 बराबर r की वैल्यू पूछे है बटे 2, r को यहाँ से ऐसे त्रिज्या गुणा कर लो, r बराबर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सवाल भी न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं करवा दे रही हूँ। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगी, बस आपको 100% फोकस करके पढ़ना है। 6 सवाल हमने कर लिए, चलो कुछ और सवाल बाकी है वो भी कर लेते हैं, फिर हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को हल करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कौन सा है, 7वां सवाल, मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो देखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा जब गोलीय दर्पण से परावर्तन होता है उसका, तो परावर्तन के बाद वो जिस मुख्य बिंदु से मिलती हुई नजर आती है हमें, वही बिंदु क्या कहलाता है बच्चों, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं।
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वही जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला देखिए सवाल, 8वां सवाल क्या है। अब डेफिनेशन याद हो रही है ना, ठीक है, याद करते चलिएगा। और अगर नहीं लिखना है, लिखना भी मत, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा। आपको फटाफट से बस देखते चलिए, आपको क्वेश्चन बैंक में टिक करते चलना है, ठीक है, तो बाद में आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। देखिएगा, जो गोलीय दर्पण होता है, जो उसका परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, उस गोले का जो केंद्र है वही क्या कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। एक बार फिर से समझेंगे। मान लीजिए ये जो है एक गोलीय दर्पण है, इसका नाम हमने रखा एम, तो इसी को काट करके हमने क्या बनाया, मान लीजिए ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसका, यही तो है परावर्तक पृष्ठ जहाँ से प्रकाश परावर्तित होती है। तो इस जो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, वो जिस खोखले गोले का भाग है, जिस खोखले गोले का भाग है उसी का जो केंद्र, मान लो एम का जो केंद्र है वो यहाँ पे है, ठीक है, तो एम का जो केंद्र है, यही जो केंद्र होगा इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। समझ आया बात, मतलब जो परावर्तक पृष्ठ है किसी भी गोलीय दर्पण का, वो जिस खोखले गोले का भाग है ना, उस खोखले गोले का जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, समझ आई बात। चलो अगला सवाल देखेंगे। 9वां सवाल क्या है, रेखीय आवर्धन क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में लिखिएगा कि जो रेखीय आवर्धन होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है। तो डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, किसी भी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एम बराबर क्या सूत्र आप उसके नीचे लिखेंगे। इतना लिखने की लैंग्वेज लिखने के बाद आप ये वहां पे फॉर्मूला लिख दीजिएगा। ओके, अगला आगे पूछा गया इस सवाल में कि इसका परिमाण वस्तु के आकार से किस प्रकार संबंधित है। मतलब यही आपसे फॉर्मूला पूछना चाह रहा है, तो फॉर्मूला आप लिख ही चुके हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते चलेगा। हो सकता है आप लैंग्वेज अगर ना समझे, हो सकता है आंसर तो आता रहेगा आपको, लेकिन वहाँ पे कंफ्यूजन की वजह से आपका गलती ना हो वहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम अगर एक सवाल जो है 9 सवाल हो चुके हमारे, 2 हम न्यूमेरिकल ले लेते छोटे छोटे से, जब आपको रेखीय आवर्धन वहाँ पे समझा दूँ कि किस तरीके से रेखीय आवर्धन पे सवाल पूछे जाते हैं, है ना, बहुविकल्पीय सवाल, सॉरी अतिलघुत्तरीय सवाल। ठीक है, तो चलो अभी न्यूमेरिकल करते हैं। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, 10वां सवाल, यदि एक दर्पण की फोकस दूरी f है तथा यदि इसे, सॉरी तथा नहीं होगा यहाँ पे, यदि इसे 2 भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग की फोकस दूरी कितनी होगी। कहा जा रहा है, मान लीजिए एक दर्पण है, जैसे मान लो ये क्या है, दर्पण है, ठीक है, सॉरी कलर भूल गया, ये क्या है, एक दर्पण है, ठीक है। अब जिसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है, f दे रखी है, इसकी फोकस दूरी f है। मान लो कह रहा है कि अगर इसको 2 भागों में हम काट दें तो अलग अलग जो भाग यहाँ पे, ये एक मिरर ये हो गया, एक मिरर ये हो गया, दोनों अलग अलग भाग की फोकस दूरी क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान ये रखिएगा कि चाहे हम उसको कितने टुकड़ों में भी बांट दें, हमेशा जो फोकस दूरी रहेगी वो वही रहेगी। फोकस दूरी कभी कम नहीं होती। जितनी फोकस दूरी एक जिससे वो काटा गया है, जिस दर्पण से जितनी फोकस दूरी उसकी है, उतनी ही फोकस दूरी क्या हो रहेगी, दर्पण की भी रहेगी, चाहे उसका हम अलग भाग कर दें। तो आंसर आप समझ गए। चलिए 11 नंबर क्या है, यदि प्रतिबिंब की लंबाई 15 सेंटीमीटर दे रखी है और वस्तु की लंबाई -5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आपसे रेखीय आवर्धन m पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा रेखीय आवर्धन m का सूत्र क्या होता है, m बराबर होता क्या है, बताइए, -b/u होता है। b क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, और u क्या होता है, वस्तु की लंबाई। ओके, तो अब यहाँ पे दे रखा है क्या, प्रतिबिंब की लंबाई 15 सेंटीमीटर, यहाँ माइनस पहले से लगा तो माइनस रहने देंगे, माइनस अब हो गया 15 सेंटीमीटर, और क्या है, वस्तु की लंबाई -5 सेंटीमीटर, तो नीचे -5 सेंटीमीटर। अब इसीलिए मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू -5 रखी है, ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। अब देखो ऊपर भी माइनस आ गया, नीचे भी माइनस आ गया, अब कैसे करोगे, तो देखो ऊपर नीचे अगर माइनस माइनस है तो ये कट के प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 3 15, तो आंसर क्या हो जाएगा, रेखीय आवर्धन बराबर 3। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता तो मात्रक नहीं लिखना है। अगर नीचे क्या है, ऊपर क्या है, माइनस है, नीचे कुछ नहीं है, मतलब प्लस माइनस नहीं है, तो वैल्यू माइनस में ही आएगी। मान लो अगर यहाँ पे
जो वस्तु की लंबाई वो केवल 5 सेंटीमीटर दे होती तो यहाँ पे माइनस नहीं रहता, तो 3 हम काटते, 5 3 15, तो आगे लग जाता -3, तो अरेखीय अवधि क्या हो जाता, -3 हो जाता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने दोनों वैल्यू माइनस में रखी ताकि आपको समझा सकूं, है ना। आप कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, अब हमारे सामने बच गए हैं कुछ जो है बहुविकल्पीय सवाल, थक गई यार बोलते बोलते, बहुविकल्पीय सवाल हैं बच गए हैं, तो उसको 5-6 सवाल कर लेते हैं, जिससे जो है आपको इम्पोर्टेंट 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं करवा दूंगी। बाकी और अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो प्लेलिस्ट आप सभी, कुछ बच्चों ने पढ़ भी रखा है पहले से, वहाँ से प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, उसमें बहुत सारे बहुविकल्पीय मैंने कराए हैं। मतलब समझ लो कि अगर फिजिक्स का आप लोगे ना तो कम से कम मैंने हर एक वीडियो में 10-10 सवाल हैं, तो अगर 10 भी वीडियो होगी तो 100 सवाल हो जाएंगे आपकी, है ना। तो वो ज़्यादा पढ़ना अच्छा रहेगा, आप पढ़ लोगे, बार बार रिवीजन कर लो, 2-3 बार, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, बहुविकल्पीय सवालों को हम हल कर लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, किसका दृष्टिदोष सर्वाधिक अधिक है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, उत्तल दर्पण। ठीक है, रेड मार्कर ले लेते हैं। चलिए, दूसरा सवाल है, किसी प्रतिबिंब, 2 बार किसी लिख दिया मैंने, किसी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा हो तो आवर्धन का परिमाण क्या होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए बराबर होगा 1 के, ऑप्शन बी क्या है जो है आवर्धन 1 से बड़ा होगा, या फिर सी ऑप्शन आवर्धन 1 से छोटा होगा, या फिर डी ऑप्शन 0। तो देखिए, अभी इसको मैं न्यूमेरिकल टाइप में थोड़ा समझाना पड़ेगा, इसको अभी मैं कराती हूँ, तब तक तीसरा सवाल हल करिए। और मेरे सवाल का आंसर करने से पहले आप अपने मन में आंसर सोच के रखिए। ठीक है, मुझसे पहले आपको आंसर करना है, क्योंकि मुझे बोर्ड का एग्जाम तो देना नहीं है, देना आपको है ना, तो आपको अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। चलिए, उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी। अभी बताया था, अगर फोकस दूरी और त्रिज्या की बात आए तो फॉर्मूला हमेशा क्या लगेगा, F बराबर R/2। फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या पूछी गई है /2, तो त्रिज्या गुणा कर दो, R की वैल्यू क्या आएगी 40। राइट आंसर क्या हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन सी सवाल का सही उत्तर होगा। चौथा सवाल, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा दर्पण के आगे बनता है, सॉरी पीछे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा सवाल का सही उत्तर होगा। पांचवा सवाल, F और R में क्या संबंध है। तो F बराबर क्या होता है R/2। ठीक है, संबंध याद रखिएगा। अब चलो, अब मिटा देते हैं सारे इन तीनों सवालों को, और ऊपर का जो सवाल है आपसे दूसरा सवाल, उसका हम जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। थोड़ा इसमें समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है, किसी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा हो तो आवर्धन क्या होगा। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर -v/u, यही तो होता है आवर्धन का सूत्र। अब देखिए, कहा गया है किसी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो प्रतिबिंब का आकार है, जिसको हम v से लिखते हैं, उसका मान लीजिए क्या है, वैल्यू 10 है, और क्या कहा है, वस्तु की जो वैल्यू है वो क्या है 5 है, छोटा है ना, तो हमने अपने मन से वैल्यू मान लिया। ठीक है, हमें सवाल करना नहीं आ रहा है। ठीक है, हम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, हमें करना नहीं आ रहा है, लेकिन जो सवाल कह रहा है अगर इसको समझ लिए तो आंसर कर लोगे। क्या कह रहा है, अगर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा हो, सॉरी छोटा होना चाहिए, प्रतिबिंब का आकार मान लिया 5 और वस्तु का आकार मान लिया 10। ठीक है, अब देखो प्रतिबिंब का आकार क्या है, छोटा है, और वस्तु का आकार क्या है, बड़ा है, यही तो कह रहा है। अब कुछ भी वैल्यू ले लीजिए आप, आपकी मर्जी है। तो हमने मान लिया कि जो प्रतिबिंब का आकार हमने मान लिया 5 है और u क्या है 10 है। तो इस सूत्र में रख के देखिए, -v की वैल्यू क्या है 5, -5 और u की वैल्यू क्या है 10, इसको काटेंगे क्या आएगा -1/2। अगर देखो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा हो तो आवर्धन क्या आ रहा है -1/2, यानी कि 1 से कम आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमेशा 1 से कम, यानी कि ऑप्शन सी सवाल का सही उत्तर होगा। यहाँ पे जो वैल्यू लगी है ये वाला, अब देखो कुछ बच्चों को इसमें भी समझने में दिक्कत होती है, इस वाले साइन में और इस वाले चिन्ह में, जिसकी तरफ मुंह खुला रहेगा वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए जिसकी तरफ नोक है ये वाली, यहाँ पे कुछ भी जो वैल्यू लिखी, मान ली m ही लिखा है, तो ये क्या होगा m इससे छोटा होगा। यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी होगी, तो यहाँ पे देखो सी ऑप्शन है 1 से छोटा, यानी कि अगर हम यहाँ पे m रखेंगे तो m की वैल्यू क्या है 1 से छोटी है, मतलब m की वैल्यू जो है 1 से छोटी है, 1 बड़ा है। तो यही तो हमारे सामने निकल के आया। अब यहाँ पे मैंने 5 और 10 लिया है, आप कुछ भी वैल्यू लग के देख लो, हमेशा 1 से कम ही आएगा।
चलिए आपके सामने रख के देख लेते हैं। ऊपर क्या है, मान लीजिए हमने प्रतिबिंब की वस्तु को माना 10 और जो है वस्तु की लंबाई को माना 20, तो m बराबर क्या होता है -v/u होता है। तो -v की वैल्यू क्या है 10 है, तो और u की वैल्यू क्या है 20, काटोगे तो क्या आएगा -1/2। ठीक है, तो कुछ भी आप करो हमेशा 1 से कम ही आएगी। अगर कंडीशन में ये दे रखा है कि जो वस्तु की लंबाई है वो बड़ी है और प्रतिबिंब की लंबाई छोटी है। तो समझ में आया आपको? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे सवाल समझ में आ गए, आपने अपना रिवीजन किया होगा। वीडियो पसंद है तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरी इस मेहनत के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।